नमस्कार। नई दिल्ली में सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पिछले 2 दिनों से बीजेपी की टॉप लीडरशिप उत्तर प्रदेश चुनाव के उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर रही है। टिकटों का ऐसा सिलेक्शन बीजेपी इस बार कर रही है कि 20 घंटों से चर्चा इसी पर चल रही है। 2 दिन से माथापच्ची चल रही है। अभी अभी इस मीटिंग से योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा निकले हैं। इस मीटिंग की पूरी कमान अमित शाह ने संभाल रखी है। अमित शाह पूरा होमवर्क करके बैठे हैं। नड्डा तो अध्यक्ष हैं, फाइनल कॉल अमित शाह ही ले रहे हैं। यूपी को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। किन इलाकों में क्या मुद्दे हैं, क्या कमजोरी है, सब पर मंथन हो रहा है। अमित शाह खुलकर बोल रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं। कोशिश यह है कि 200 से 300 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए। हालांकि सबके नाम का ऐलान फेज वाइज ही होगा। अभी पूर्वांचल पे बात नहीं चल रही है। यह भी करीब करीब तय लग रहा है कि योगी मथुरा से नहीं, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के किसी जिले से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन 48 घंटों में बीजेपी को 2 झटके देने की कोशिश की गई। तो क्या यूपी में बीजेपी के 2 नेताओं के इस्तीफे से फर्क पड़ता है या प्लान इससे कहीं आगे का है? पिछले 20 घंटों से बीजेपी का कोई बड़ा नेता न स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोला, न ही दारा सिंह के खिलाफ बोला है। इस बार एक नई स्ट्रैटेजी बनी है। तो क्या बीजेपी नई दिल्ली में बैठकर एक ऐसा प्लान बना रही है जिसका लखनऊ में अखिलेश यादव को जरा भी अनुमान नहीं है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती। क्या मोदी को हराना, योगी को छकाना बसपा, सपा और कांग्रेस किसी के बस का नहीं? यह मैसेज बहुत तेजी से सर्कुलेट होने लगा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर मोबाइल पर यह पोस्टर पहुंचने लगा है। मोदी ने आज नई लकीर खींच दी है। एम यानी महिला फैक्टर तो पहले ही मोदी के साथ था। अब वाई यानी यूथ फैक्टर को भी मोदी ने अपने पाले में कर लिया है और यह तय मानिए कि इसका असर यूपी चुनाव में दिखेगा। जुट जाओ और जीतो, जुटो और जंग जीतो। वर्ष 2022 का यह साल आपके लिए, भारत की युवा पीढ़ी के लिए बहुत अहम है। विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के पास 2 असीम शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है, उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है, उसकी संभावनाओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है। उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। आज भारत का युवा हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी लीड कर रहा है। जुटो और जंग जीतो 22 के लिए मोदी ने देश के युवाओं को ओपन चैलेंज दिया है। प्रधानमंत्री की आज की स्पीच वैसे तो नॉन पॉलिटिकल थी, मगर इसमें यूपी के युवा वोटर्स के लिए एक हिडन मैसेज था। तभी तो मोदी ने भाषण में 1 या 2 बार नहीं, 48 बार युवा शब्द का जिक्र किया। 56 बार देश की युवा शक्ति को भारत से जोड़ा। 18 बार देश के लिए कुछ कर गुजरने का मैसेज दिया। मोदी यूथ को मजबूत करने के लिए 22 में जीत के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और विरोधी इसमें सियासी मौका ढूंढ रहे हैं। एंटी मोदी मोर्चे के सारे प्लेयर्स की आज टाइमलाइन देख लीजिए। हर कोई युवा युवा कर रहा है। सैंपल नंबर 1 अखिलेश का है।
सैंपल नंबर 2 राहुल का है। युवा शब्द तो नहीं है, हाँ नो फियर वाला हैशटैग जरूर है। कांग्रेस ने भी आज जमकर यूथ किया। चन्नी को भी आज युवाओं की याद आ ही गई। अब आप सोचेंगे कि मोदी की देखा देखी आज उनके सारे विरोधी यूं अचानक युवाओं वाली लाइन लेंथ पर क्यों चलने लगे हैं। 22 के मद्देनजर मोदी विरोधी खेमे को किस बात का डर सता रहा है? इसका जवाब ये रहा। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए इस बार 52 लाख नए वोटर रजिस्टर हुए हैं। इनमें से 18 से 19 साल के 14,66,000 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। इस बार यूपी में 18 से 19 साल के फर्स्ट टाइम वोटर्स गेम चेंजर्स हो सकते हैं, इसलिए हर कोई उन्हें लुभाने पर जोर दे रहा है। मगर पता तो सबको है, युवाओं से मोदी का डायरेक्ट कनेक्ट है। ऐसी कोई राह नहीं जिसमें हमारे देश के युवा ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। आप देखिए, आज भारत के युवा में अगर टेक्नोलॉजी का चार्म है तो लोकतंत्र की चेतना भी है। आज भारत के युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। इसलिए भारत आज जो कहता है, दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती है। युवाओं में वो क्षमता होती है, वो सामर्थ्य होता है कि वो पुरानी रूढ़ियों का बोझ लेकर नहीं चलता, वो उन्हें झटकना जानता है। यही युवा खुद को, समाज को नई चुनौतियां, नई डिमांड के हिसाब से इवॉल्व कर सकता है, नए सृजन कर सकता है। और आज हमें देश में यही होते देख रहे हैं। यूपी में राजनीतिक हलचल बड़ी तेज है। अखिलेश ने दलित और पिछड़ा वर्ग में सेंध लगा दी है और इसके लिए अखिलेश यादव ने मेला होबे वाला हैशटैग दिया है। मेला होबे का पहला ट्रेलर कल लॉन्च हुआ था। आज अखिलेश ने दूसरा ट्रेलर लॉन्च कर दिया। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष रहे और योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह ने अखिलेश का हाथ पकड़ लिया है। यूपी की सियासी पिच के 5 प्लेयर्स 24 घंटे के भीतर बीजेपी छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, रोशन लाल वर्मा, ब्रिजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर और दारा सिंह चौहान। यानी बैक टू बैक लगातार दूसरे दिन बीजेपी को यूपी में झटके पे झटका लगा है। अखिलेश खुल्लम खुल्ला दलित वोटरों की गोलबंदी कर रहे हैं। समाजवादियों के साथ अंबेडकर वादियों को भी मिशन 22 से जोड़ रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश में इस प्रदेश के तमाम जो पिछड़े समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, वंचित समाज के लोग थे, नौजवान है, किसान है, व्यापारी है, सारे लोगों के सहयोग आशीर्वाद से ही ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। आरक्षण को लेकर के टीचर की भर्ती में भी जिस तरीके का अन्याय पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को मिला, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत सारे कारण है, तो उससे आजिज होकर के आज मुझे निर्णय लेना पड़ा। जैसे ये कारण जो आप गिना रहे हैं ये नए नहीं है, तो बिल्कुल चुनाव के पहले जब 5 साल करीब आपका विधायकी का भी पूरा हो गया, मंत्री भी आप रह रहे, तब जब ये इस्तीफा हो रहा है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं टाइमिंग। देखिए टाइमिंग का लोकतंत्र में मैं आपको बता दूं कि सरकार बनने के बाद सारे निर्णय एक दिन में नहीं होते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप निर्णय होते रहते हैं और जब भी निर्णय कहीं अलग रहा उस बात को हम लोग बताते रहे, चेताते रहे हैं। तो जब ये हुआ कि आज मेरी बात सुन ली जाएगी, कल मेरी बात सुन ली जाएगी, जब पूरी तरीके से समय बीतता गया, जब निर्णय मेरी बात नहीं सुनी गई, तब जाके निर्णय मुझे लेना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के बड़े ओबीसी नेता हैं। वो हैं तो मौर्य, मगर असर कुशवाहा, शाक्य और सैनी समुदाय पर भी रखते हैं। मौर्य और कुशवाहा यूपी की सबसे प्रमुख पिछड़ी जातियां हैं। पूर्वांचल और अवध के जिलों में इनकी अच्छी आबादी है। ये सारी जातियां करीब 100 सीटों पर प्रभाव डालती हैं।
इसी तरह दारा सिंह चौहान भी यूपी की राजनीति में एक पिछड़ी जाति के नेता के रूप में जाने जाते हैं। दारा सिंह चौहान नोनिया जाति के हैं, जो पूर्वांचल में बड़ी तादाद में है। रोशन लाल वर्मा लोध बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। ब्रजेश प्रजापति ओबीसी में शामिल कुम्हार जाति से हैं। भगवती सागर दलित जाति कुरील से आते हैं। पिछड़ा वर्ग यादव और गैर यादव धड़ों में बटा हुआ है, जहां यादव 11% हैं, तो वहीं गैर यादव इससे 3 गुना ज्यादा हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में लोग बताते हैं कि उनको हवा का रुख, हवा का अंदाज सबसे पहले समझ जाता है। यूपी की राजनीति, वो हारने वाले पार्टी में कभी रहते नहीं या डूबने वाली पार्टी के साथ कभी बैठते नहीं, ये उनके बारे में बताया जाता है। तो मुझे लगता है कि जरूर उत्तर प्रदेश परिवर्तन की ओर, राजनीतिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। इस सरकार को, जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना ही मेन उद्देश्य है और सब लोगों ने मिलकर के इसको उखाड़ने का संकल्प लिया। और मीटिंग में कौन मौजूद सर? सभी लोग मौजूद थे। शिवपाल जी का क्या हुआ? सब साथ हैं, सब साथ हैं। एक लाइन में कहें तो 22 के लिए पिछड़ा वर्ग में शामिल 79 जातियों पर मजबूत पकड़ बनाने की राजनीतिक कसरत हो रही है। इसी मिशन के तहत अखिलेश ने राजभर, ब्राह्मण, जाट, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, नोनिया चौहान और पासी समुदाय के वोट बैंक को अपने पाले में करने की रणनीति बनाई है। मकसद सिर्फ एक है, योगी के खिलाफ उन्हीं की पिच पर खेलना, 80 बनाम 20 की जंग लड़ना, और ये सब खुल्लम खुल्ला शुरू हो चुका है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है, और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80 बनाम 20 की ये लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। आने वाले दिनों में और उठापटक हो सकती है। एक इशारा केशव प्रसाद मौर्य ने आज ही दिया है। याद रहे, 2017 चुनाव में भाजपा ने गैर यादव ओबीसी वोटर्स को केशव प्रसाद मौर्य के जरिए ही अपने पाले में किया था। वैसे हलचल सिर्फ बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस और सपा भी टूट रही है। आज ही बीजेपी में 3 नई ज्वाइनिंग हुई है। इन सबके बीच मोदी और योगी विरोधी चाहे कितने ही दावे क्यों न कर लें, यूपी में बीजेपी का ट्रम्प कार्ड तो मोदी ही है। मोदी जातिगत राजनीति में यकीन नहीं करते, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। मगर जब मोदी के सियासी विरोधी साम दाम दंड भेद हर तरह से अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति वाला खेल खेलते हैं, मोदी को सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो मोदी खुलकर कहने से भी नहीं हिचकिचाते। आपको 27 अप्रैल 2019 की मोदी की एक ऐसी ही बात सुननी चाहिए। और आपने पिछले कई चुनाव देखे होंगे कि 1, 2, 3 चरण पूरे होने के बाद वो शुरू कर देते हैं, मोदी कौन जात का है। कोई कह देता है ये तो नीच जात का है, कोई कहता है ये तो नीच है। मैं हैरान हूं, मैं कभी जाति के नाम पर राजनीति के पक्ष का नहीं हूं। इस देश को जब तक मेरे विरोधियों ने मुझे गाली नहीं दी, तब तक पता ही नहीं था कि मेरी जात कौन सी है। लेकिन अब मैं बहन जी का आभारी हूं, अखिलेश जी का आभारी हूं, कांग्रेस का आभारी हूं, महामिलावटियों का आभारी हूं कि अब वो खुल करके मेरे पिछड़ेपन की चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना वो राजनीति का खेल होगा,
मेरे लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य है और कुछ नहीं है। और बहन जी, महामिलावटी लोग, मेरी जाति तो इतनी छोटी है, गांव में एक आध घर भी नहीं होता है। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने कभी अगड़े पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है? मुझे तो पूरे देश को अगड़ा बनाना है, पूरे देश को अगड़ा बनाना है। अरे ये मोदी वो तो ऐसी पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति का है, नमक का काम कर रहा है ताकि इस देश के हर गरीब का खाना स्वादिष्ट बने, इसलिए काम कर रहा है। कृपा करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जाति की राजनीति में मुझे मत घसीटिए। और अब उत्तर प्रदेश चुनाव की बड़ी चौंकाने वाली खबर का जिक्र करते हैं। अचानक अतीक के बेटे ने सरेंडर की अर्जी लगा दी। मतलब अतीक अहमद का दूसरा बेटा जेल जाना चाहता है। अब जो ये तस्वीर देख रहे हैं, कुछ दिन पहले यही बेटा ओवैसी के मन से प्रचार कर रहा था। अतीक जेल में बंद है, उसकी बीवी चुनाव लड़ना चाहती है। ओवैसी अतीक के मामले को भुना रहे थे, लेकिन बेटे ने कहा मुझे जेल जाना है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने अतीक के बेटे का वारंट निकाल दिया? प्रयागराज में ऐसा प्रयोग हुआ है जहां मुसलमान वोटर के सामने 3 नाम चल रहे हैं। एक तरफ है अतीक और ओवैसी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। क्या अतीक का साम्राज्य योगी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है? क्या इसका फायदा ओवैसी को नहीं, अखिलेश को हो जाएगा? अभी शागिर्द हो, उस्ताद को नादान समझते हो। इस हिंदुस्तान पर सबने हुकूमत हमसे सीखी है, निछावर कर दिया है वक्त। तो टीपू ने यहाँ सब कुछ, वफादारों ने मुल्कों की वफादारी हमसे सीखी है। सोच रहे होंगे कि ये साहब कौन है और हम इनको क्यों सुना रहे हैं। पहले इनका तारुफ सुनिए, फिर हम इनको दिखाने की वजह भी बताएंगे। इनका नाम है अली अहमद, माफिया डॉन अतीक अहमद के दूसरे नंबर के साहबजादे हैं। जैसा कि मैं एक सियासी घर में पैदा हुआ और बड़ा हुआ, जो कि मैं एक तालिबे इल्म हूं, अभी एक स्टूडेंट हूं, लेकिन सियासी माहौल में रहा। और एक बात कहा जाता है कि मछली के बच्चे को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता। वही खून मेरी भी रगों में है, वही हौसला, वही ताकत, वही जज्बात मेरी भी रगों में है, लड़ने की कुव्वत मेरी भी रगों में है। उसी बाप की औलाद हूं मैं भी। अली अहमद अतीक अहमद की सियासी विरासत को संभालने आए हैं। भाईजान के साथ सियासी पतंग उड़ाने का इरादा था, लेकिन सियासत कितनी सीखी ये तो नहीं पता। कानून से हिमाकत करना जरूर सीख लिया। अली अहमद ने रंगदारी और हमला करने के एक मामले में प्रयागराज की अदालत में आत्मसमर्पण करने की अर्जी दी है। इसी के बाद से अतीक अहमद का परिवार सुर्खियों में है। अली पर आरोप है कि 31 दिसंबर को प्रयागराज के चकिया निवासी प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जीशान को अली ने अपने 2 दर्जन साथियों के साथ उसके घर पहुंचा था। असलहों से सब लैस थे। फोन पर अतीक अहमद से बात करने को कहा था, जिस पर प्रॉपर्टी डीलर ने इनकार कर दिया था। आरोप है कि फोन पर अतीक ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। रुपए देने से इनकार करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद भले ही कोर्ट में सरेंडर करने वाले हों, लेकिन उनकी मुश्किलें फिलहाल अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उसके ऊपर आरोप है कि उसने प्रॉपर्टी डीलर, साथ ही साथ उनके 2 लोगों को मारा और साथ ही साथ उसके ऑफिस को जेसीबी से गिरा दिया। इतना ही नहीं, उसके जो 2 साथी थे जो मौके पर मौजूद थे, उनके पास से कारतूसें भी बरामद हुई हैं, जिसके बाद अतीक अहमद की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही थी। और इस बीच अतीक अहमद के बेटे ने ये अर्जी दी कि वो सरेंडर करने वाला है। हालांकि इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई तो जरूर हुई, लेकिन अब अगली डेट 17 जनवरी की दे दी गई है, जिसमें फैसला होगा कि अतीक अहमद के बेटे अली अहमद क्या कोर्ट में सरेंडर करेंगे या फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। अली अहमद पर करेली थाने में एक और एफआईआर दर्ज है।
AIMIM की रैली में धमकी और धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। 25 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी आए थे। उन्हीं के सामने अली अहमद ने एक शायरी सुनाई थी। इसी शायरी पर FIR दर्ज हुई थी। इन्होंने घर हमारा भले तोड़ा, लेकिन उन्हें हमारा हौसला नहीं तोड़ा, हमारी हिम्मत नहीं तोड़ी। वो बस एक ईंट की दीवार ही पहचान पाएंगे, बस न बसा न पाए एक घर जो वो घर क्या जान पाएंगे। हमारे हौसले की छांव में एक शहर बसता है, मेरे बच्चों को भी टूटी छतों का डर नहीं होता। तुम उन लोगों के साथी हो कि जिनके अनगिनत घर है, मैं उन लोगों का साथी हूं कि जिनका घर नहीं होता। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है। हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, तैयार रहना कि एक एक ईंट जिन हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। मेरी माओ, जहरीली शायरी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माफिया डॉन अतीक अहमद के लिए सियासत हमेशा सेफ्टी वॉल्व रहा है। इसी की आड़ में अतीक अहमद आतंक का कारोबार करता रहा। जब से वो जेल में है, खौफ की विरासत को अली ने संभाला, लेकिन अब वो सरेंडर मांग रहा है। भाईजान क्लीन चिट दे रहे हैं, खुद को ईमानदारी का आलमबरदार बताते हैं, लेकिन अतीक अहमद पर बैरिस्टर बन जाते हैं। इस दलील को सुनिए, समझ जाएंगे। जहां कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे मीडिया के दोस्त हमसे एक सवाल करते हैं कि अतीक साहब को आपने क्यों लिया, क्या उनके ऊपर मुकदमात नहीं है? तो हमने उनको भी जवाब दिया। और आज अतीक साहब की ये सरजमीन, ये इलाहाबाद की मुबारक सरजमीन जिसका नाम तब्दील करके प्रयागराज रखा गया, हम आपको ये बताने आए हैं कि अतीक साहब कानून की नजर में वो आज भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो जरूर आने वाले विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन लड़ेंगे। और आप तमाम अपनी दुआओं से और अपने वोट से उनको कामयाब और कामरान करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहैसियत विधायक उनको भिजाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर किसी का नाम अतीक है, किसी का नाम शहाब है या मुख्तार है, तो फौरन सवालात की बौछार शुरू हो जाती है। मगर यही उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी सरकार में बीजेपी के ऐसे 100 विधायक हैं जिन पर भी मुकदमात चल रहे हैं। बीजेपी के ऐसे कई सांसद हैं जिन पर भी मुकदमात चल रहे हैं। और भारत की आजाद 75 साल तारीख में एक बदतरीन फसाद उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हुआ। मुजफ्फरनगर के फसादात के बाद आज आप देखते हैं कि योगी सरकार ने बीजेपी के विधायक और बीजेपी के नेताओं के ऊपर से मुकदमात को वापस ले लिए। इस पर मीडिया में कोई गुफ्तगू नहीं की जाती, बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ने बहैसियत मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर एक केस को विड्रॉ कर लिया। इसी को तो सियासत कहते हैं। जो अपने सांचे में फिट हो वो हित, चाहे ओवैसी हो या फिर वो पार्टियां जिन्हें माफिया अपराधियों के साथ खड़े होने में गुरेज नहीं। ओवैसी जिस कुनबे का गुणगान कर रहे हैं, अब उसकी पूरी कुंडली भी जान लीजिए। माफिया और बाहुबली अतीक अहमद 5 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सपा के सांसद रहे हैं। अतीक अहमद पर लगभग 70 से ज्यादा मुकदमे हैं। वर्तमान में वो गुजरात की साबरमती जेल में है। अतीक के 5 बेटे हैं। बड़ा बेटा मोहम्मद उमर 3 साल से फरार है, उसके ऊपर 2 लाख का इनाम घोषित है।
उमर को सीबीआई भी तलाश रही है। उमर पर प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अपहरण करके देवरिया जेल ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उमर नोएडा में पढ़ता था और वो एलएलबी का स्टूडेंट था। दूसरे नंबर पर अली अहमद है। अली के ऊपर 31 दिसंबर को 307 सहित और 9 अन्य कई गंभीर धाराओं में करेली थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। 2 लोग मौके से पकड़े गए। अतीक का तीसरा बेटा मोहम्मद असद और एजम और एक सबसे छोटा बेटा पढ़ाई एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कर रहे हैं। तीनों घर में मां शाइस्ता के साथ रहते हैं। अतीक का भाई खालिद अजीम और अशरफ सपा से विधायक रह चुका है। इस वक्त वो बरेली जेल में बंद है। हमारी एक बहन शाइस्ता अपने शौहर का पैगाम सुनाते हुए जज्बात से मगलूब हो गई और आंख में आंसू आ गए। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी ज़ब्दार माँ और बहनों से अपील करूंगा कि तुमने अपनी एक बहन को, अपनी एक माँ को, अपनी बेटी को सुना कि जिसका शौहर उसके तरफ नहीं है, जिसके बेटों के पास, उनकी औलाद के पास अपना बाप उनके साथ नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अतीक अहमद एक नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ऐसे हजारों अतीक अहमद है जो जेलों में सड़ रहे हैं और उनके घर वाले परेशान। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये नाइंसाफी को खत्म करना है। कब तक हमारी बहन अपने जज्बात को, अपने शौहर के जज्बात को जेल के अंदर से पढ़कर यहां पर सुनाएंगे? कब तक हम लोग ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के डर से, खौफ से जिंदगी गुजारेंगे? कब तक हम बीजेपी से, मोदी से, आरएसएस से डरेंगे? अरे डरना किसी से नहीं है। ना मोदी से डरना है, ना योगी से डरना है, ना अखिलेश से डरना है, ना मायावती से डरना है, ना कांग्रेस से डरना है। डरना है तो रब्बे कायनात से डरना है। 80 के दशकों में इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश में पूरे माफियागिरी में सबसे बड़ा नाम अतीक अहमद का सामने आया। लेकिन धीरे धीरे अतीक अहमद ने राजनीति की तरफ रुख किया और 5 बार विधायक और 1 बार सांसद भी बना। लेकिन योगी सरकार में जब अपराधियों और भूमाफियाओं पर लगाम लगाने की हिट लिस्ट जारी हुई तो उसमें सबसे पहले नाम अतीक अहमद का आया और अतीक अहमद की इलाहाबाद में जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनको ध्वस्त की गई और सीज किया गया। इलाहाबाद के पौश इलाके में भी अतीक अहमद की ये वही प्रॉपर्टी है जिसकी दुकानों को सीज कर दिया गया है। लोगों में बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है अतीक अहमद के बारे में बात करने की, लेकिन एक बार फिर से अतीक अहमद का पूरा परिवार राजनीति में कदम रखना चाहता है और ओवैसी की पार्टी के साथ मिलके उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में है। भाई अशरफ बरेली की जेल में। बड़ा बेटा उमर फरार है, 2 लाख का इनामी है। दूसरा बेटा अली सियासी विरासत संभालने निकला, लेकिन रंगदारी के मामले में जेल पहुंचने की कगार पर है। भाईजान को इस माफिया कुनबे पर बहुत एतबार है। हम इधर 22% है 100 में। 100 में हम 22% है। यहाँ कोई 7 है, कोई 8 है, कोई 10 है। हम वोट का समंदर है, वो वोट का नदी और नाला है। हम वोट का समंदर है, वो वोट का नदी और नाला है। तो क्या कभी समंदर को नदी और नाले रास्ता दिखाते हैं? इन नदी और नाले आके मिलते हैं समंदर में, आके ये मिलते हैं हमें, ना कि हम इनसे गुजरते हैं। ये अपने अंदर एक एहसास लाइए, कभी किसी से कम ना समझिए। ओवैसी जानते हैं कि इन माफियाओं का एक बड़े वर्ग में प्रभाव है। अब उसकी वजह खौफ भी है, मजहब भी है और रॉबिन हुड वाली छवि भी है। इसलिए अतीक अहमद जैसे माफियाओं में उन्हें कुछ उम्मीद दिख रही है, क्योंकि मुस्लिम वोटरों पर सेकुलर पार्टियों का बड़ा चश्मा पड़ा हुआ है और ओवैसी को लगता है कि अतीक अहमद के फॉलोअर उसकी काट है। उभरते मुसलमान चेहरे से इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। ये जो सेक्युलरिज्म का लिबादा ओढ़े हुए हैं जो पार्टियां, ये सेक्युलरिज्म का लिबादा ओढ़े हुए हैं। जिस दिन ये सेक्युलरिज्म उतर जाएगा उस दिन आपको एहसास होगा कि ये बीजेपी से भी खतरनाक है। योगी सरकार ने माफियाओं और अपराधियों पर 0 टॉलरेंस की नीति बनाई है, जिसमें अतीक अहमद टॉप लिस्ट पर थे। संवाददाता मनीष भट्टाचार्य उन जगहों पर भी गए जहां अतीक अहमद ने अपनी आतंक की इमारतें खड़ी की थी, जिसे योगी सरकार ने जमींदोज कर दिया। वहां के लोगों ने अतीक की सियासत पर क्या कहा, वो सुनिए।
तो ये तो घर पूरा बगल में सामने का जो मकान है वो आप देख रहे हैं, वो अतीक अहमद, अब उनका जो घर तोड़ दिया गया है, बुलडोज़र चलाया गया, उसके बाद यहाँ पर अतीक अहमद किराए के मकान पे रह रहा है, उसका पूरा परिवार। कुछ दिन पहले ओवैसी से मुलाकात भी हुई थी और हम उस इलाके में ही हैं, यहाँ पे जो तमाम यूथ हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आमिर। यहाँ तो अतीक अहमद ही चलेंगे, कोई और चलने का चांस ही नहीं है भाई। हमारे कहने का मतलब है हम हमसे बड़े हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, और हम लोग किसको जाने, क्या जाने, कैसे जाने, बताइए। ओवैसी की पार्टी का करामात दिखाएगी आपको? जब बिल्कुल बेशक, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लग रहा है किधर हवा? हमारी हम क्यों? और उन्हीं को देना है, वजह क्या? बस उन्हीं को देंगे। अतीक अहमद का परिवार है इसलिए। और सपा, भाजपा? कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई हवा नहीं। कुछ कहा नहीं जा सकता कौन निकलेगा सब। यहाँ से तो अतीक अहमद का परिवार हो सकता है, सब जीत भी सकते हैं। हाँ, जीत सकते, हो सकता है, जीत सकते हैं। सब बीजेपी सर, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता, कौन जीतेगा। जलवा किसका है, हवा किसकी? सरकार बदल रही है और यहाँ की जनता जो जीत रहे हैं उन्हीं के साथ है। कौन जीत रहा है? अब सरकार जा रही है, आप समझदार हैं खुद ही। हम लोग किसको, हमारे यहाँ सभी लोग जो जीत रहा है उसी के साथ है, कोई व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जाती है, किसी को हराने के लिए नहीं जाते हैं। अतीक की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं और अतीक का माहौल बना हुआ है। शायद भाईजान ने भी दांव इसलिए लगाया है। अतीक के इलाके में मनीष भट्टाचार्य को एक नया वोटर मिला, उसने क्या कहा वो भी सुनिए। अखिलेश की सरकार आना, वो सब लोग चाहते हैं अखिलेश की सरकार आए। क्यों? जब काम बीजेपी का दिखता है तो सरकार अखिलेश की क्यों आए? लोगों की इंटरनल जो बैठ जाता है एक थिंकिंग, जो एक्सपेक्टेशंस, तो अब वही जाएगी, चाहे जितना काम बीजेपी कर ले। लेकिन अखिलेश को आने में वो अपना एक विश्वास होता है कि वो आएगा तो शायद। पढ़ते हो, नई सोच समझ के साथ है, तुम्हें क्या लगता है किसको आना चाहिए या कितना बदलाव हुआ है और अभी जरूरत? जो हमारी वो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके लिए तो बीजेपी एकमात्र वो है, क्या कहते हैं, चॉइस। तो उसी का आना ज़्यादा। पे रहते हो? जी। अलग अलग सोच है, हालांकि यहाँ के कुछ लोग हैं, यूथ है, वो तो ये मान रहा है कि जो रैपिड ग्रोथ है या अगर बदलाव या कोई अगर कहें कि इलाके का डेवलपमेंट करना है तो बीजेपी को आना चाहिए। इस बीच एक ऐसा भी बच्चा मुझे मिला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।